नमस्कार दोस्तों, इन्फो इस चैनल पे आप सबका एक बार स्वागत है। मित्रों, हाल ही में पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। जो लोग पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम पेट्रोल पंप डीलरशिप का एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखेंगे कि कौन सी कंपनी ने कौन से स्टेट में एडवर्टाइजमेंट निकाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले समय में और भी नए यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। दोस्तों, पेट्रोल पंप डीलरशिप के आवेदन के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम आज पहले पेट्रोल पंप चयन के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। उसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे पेट्रोल पंप चयन, और जो ये पहले लिंक आता है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट है। लास्ट टाइम जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 2018 में आया था। उसके बाद आज इस साल जून में ये एडवर्टाइजमेंट आया है। तो यहाँ पे हम लोग इस नए एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो पेट्रोल पंप डीलरशिप है, आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल, ये तीनों कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है। यहाँ पे एक नोटिस पहले आप जान लीजिए कि कोई भी अगर पेमेंट करना है, जैसे एप्लीकेशन फ़ी हो या इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉज़िट हो, ये सभी इसी वेबसाइट के थ्रू करने हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे स्कैम या स्पैमर्स यहाँ पे रहते हैं जो लोगों को लूट सकते हैं। कोई भी दूसरे वेबसाइट से अगर आप पेमेंट करते हो तो उसके लिए एक पेट्रोल पंप कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो ब्रोशर है उसके लिए हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पेट्रोल पंप आवेदन के लिए आपको हमें मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल, ये तीनों ने भी ये एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ पे लोकेशन कौन कौन सा रहता है। दो टाइप के लोकेशंस रहते हैं, एक है रेगुलर आरओ और दूसरा रूरल आरओ। रेगुलर आरओ का मतलब है जो भी साइट हाईवे, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में रहेगा, म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ टाउन और सिटी, उसको बोलेंगे रेगुलर आरओ। दूसरा है रूरल आरओ, जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे के नज़दीक नहीं है या रूरल एरियाज में, उसको बोलते हैं रूरल आरओ। तो हम लोग देखेंगे रिजर्वेशन कितने परसेंट का दिया हुआ है। एक पहले है कंबाइंड कैटेगरी वन। CC1 का मतलब है जो भी एप्लीकेंट्स पहले डिफेंस डिफेंस में थे या पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टेट गवर्नमेंट में थे, या सेंट्रल या स्टेट PSU में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन है, वो CC1 के अंडर आता है। उसके बाद है आउट CC2, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर्स है, उनके लिए CC2 कैटेगरी है। उसके बाद आते हैं फिजिकल हैंडीकैप, देन SC ST OBC एंड ओपन। तो इन ये अलग अलग रिजर्वेशन है। यहाँ पे परसेंटेज आपको दिया हुआ है, SC के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, ओपन के लिए कितना है। जो भी जो एप्लीकेंट जिस कैटेगरी में आता है वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा 4 स्टेट्स है, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट के लिए अलग से, ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब कौन कौन से टाइप के आउटलेट है, एक एक है ए साइट, दूसरा है बी साइट और तीसरा है CFS साइट। ए साइट का मतलब है जहाँ पे जो लैंड है वो एप्लीकेंट खुद लीज पे या परचेज किया होगा और वो कंपनी को देगा डेवलपमेंट के लिए। दूसरा साइट रहता है बी साइट, जहाँ पे एप्लीकेंट के पास खुद की ज़मीन है और वो पूरा साइट खुद से ही डेवलप करेगा, उसको हम बोलते हैं बी साइट। और तीसरा है CFS साइट, ताकि CFS का मतलब है कॉर्पस फंड स्कीम। यहाँ पे साइट जो है एप्लीकेंट कंपनी को देगा और कॉर्पस फंड के स्कीम के अंदर कंपनी उसको ये साइट डेवलप करके दे देगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, दो टाइप के एप्लीकेंट्स है, इंडिविजुअल और दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कोई एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आता हो, इंडिविजुअल पर्सन जैसे वो, और उसके लिए कंपलसरी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब है रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है एज पर इनकम टैक्स रूल
जो 280 डेज इंडिया में रहता हो उसको हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसका उसके बाद उसके पास एक वैलिड पैन कार्ड रहना होगा। मिनिमम एज उसका 21 ईयर्स से मैक्सिमम 60 ईयर्स के बीच में रहेगा, एक्सेप्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स। देन मिनिमम एजुकेशन 10th पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट उसका, अगर 10th पास का सर्टिफिकेट मांगा तो वो होना चाहिए। उसके बाद लैंड, 3 टाइप का लैंड रहेगा, एक ग्रुप 1, दूसरा ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में वो लोग आते हैं जो जिसके पास ऑलरेडी लैंड है, जो उस जमीन के मालिक हो, या किसी ने जमीन लॉन्ग टर्म लीज पे लिया हो। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब है 19 ईयर्स 11 मंथ्स मिनिमम। वो सब लोग ग्रुप 1 में आएंगे। ग्रुप 2 का मतलब है जो लोगों के पास एक फर्म ऑफर है कि उनके पास वो जमीन लीज पे लेने के लिए या परचेज करने के लिए, किसी दूसरे से परचेज करने के लिए उनके पास एक फर्म ऑफर है, तो वो लोग ग्रुप 2 में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 3 जो है, जो लोगों के पास कोई भी लैंड अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर उनके पास अगर वो ड्रॉ मिल गया तो वो लैंड 90 दिन के अंदर अवेलेबल कर सकते हैं। वैसे लोग ग्रुप 3 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप 3 ओनली फॉर SC ST कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन से ग्रुप में आप आते हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में, क्योंकि प्रेफरेंस जो दिया जाएगा इसी सीक्वेंस में दिया जाएगा, ग्रुप 1, देन ग्रुप 2 और देन ग्रुप 3। तो आप पहले देखिए कि लैंड आपके पास है या आप अवेलेबल कर सकते हो, या आपके पास नहीं है। उस हिसाब से आप वो एप्लीकेशन करना है। लेकिन ये जो लैंड अवेलेबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो बिटवीन द पीरियड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब 28 जून 2023 से लेके 27 सितंबर 2023 के बीच में आइदर आपके पास ओनरशिप होना चाहिए, या लीज होना चाहिए, या आपके पास वो एग्रीमेंट होना चाहिए इसी बीच का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का सीक्वेंस। बिकॉज अगर किसी के पास ऑलरेडी लैंड है और गलती से उसने ग्रुप 2 में अप्लाई किया, तो दूसरा कोई किसी का नंबर आपको ग्रुप 1 में लग जाएगा, और आपके पास लैंड होने के बाद भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी साइट का मतलब क्या है, ए साइट का मतलब क्या है, CFA साइट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आप पढ़ के भी आप उसके जान सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद यहाँ पे ओनर ओनर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ओनर का मतलब है सेल, या स्पाउस, या फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप फादर स्टेप मदर, ब्रदर सिस्टर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, सन डॉटर स्टेप सन स्टेप डॉटर, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ मैटरनल पैटर्न। सो ये सभी, ये अगर किसी के पास भी अगर इनकी लैंड उनके नाम पे है और वो आपको दे सकते हैं, तो ये ग्रुप 1 में ही आएगा। ग्रुप 2 का मतलब है कि किसी तीसरे थर्ड पार्टी से आप लैंड लीज पे ले सकते हो या परचेस कर सकते हो, और उसको आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लीज पे या सेल पे दे सकते हो। तो उसका मतलब आता है ग्रुप 2। और ग्रुप 3 मैंने जैसे बोला कि वो SC ST कैटेगरी के लिए ही है, जहाँ पे 90 दिनों के अंदर उनको जमीन अवेलेबल करना होगा। उसके बाद वेरियस ओनरशिप, यहाँ पे वही सेम दिया हुआ है कि ओनरशिप का मतलब कैसे स्टैंड होता है, सेल्फ का मतलब क्या है, देन पेरेंट्स, वो सभी इसमें आता है। उसके बाद ग्रुप 2 का भी यहाँ पे दिया हुआ है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि एप्लीकेंट हैव टू एंश्योर दैट कि ऑफर्ड लैंड, जो भी वो जमीन ऑफर कर रहा है, उसका डायमेंशन, जो राइट ऑफ वे ROW बोलते हैं, जो हमारा सपोज अगर कोई पेट्रोल पंप का जमीन नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के नज़दीक में दे रहे हैं, तो उनका जो रास्ते से राइट ऑफ वे का लिमिट रहता है वो छोड़ के ही डायमेंशन उनको कंसिडर करना है। द ऑफर्ड लैंड इज नोटिफाइड फॉर नॉट नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन, मतलब वो जमीन किसी भी हालत में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्वायर करने के लिए ऑफर नहीं हुआ है। देन
लैंड ओनर इज इन पोजेशन ऑफ द ऑफर्ड लैंड फ्रॉम बिगिनिंग और एज ऑफ द राइट ऑफ वे, मतलब जो भी जमीन आप उनको ऑफर कर रहे हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो वो शुरुआत से या आरओडब्ल्यू लाइन से ही उनके पोजेशन में होना चाहिए। देन देर इज नो अदर लैंड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लैंड बिटवीन आरओडब्ल्यू एंड ऑफवर्ड प्लॉट, मतलब जहाँ पे भी आरओडब्ल्यू है और उसके बीच में और अपने प्लॉट के बीच में कोई भी गवर्नमेंट का लैंड होना नहीं चाहिए। ऑफवर्ड लैंड फॉल्स विद इन द एडवर्टाइज लोकेशन, जो भी एडवर्टाइजमेंट लोकेशन दिया हुआ है उसी के लिमिट में वो लैंड होना चाहिए, तो ही आपका एप्लीकेशन कंसिडर होगा। फर्दर एट द टाइम ऑफ लैंड इवेल्युएशन, जब आपका लैंड इवेल्युएट होगा दैट टाइम वो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी अधिकारी आएंगे वो चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई भी हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए क्रॉसिंग द प्लॉट, और एनएच नेशनल हाईवे के जो भी नॉर्म्स है वो सभी आपको मीट करने होंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे जो भी लोकेशंस एस सी एस टी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन से ग्रुप में आते हो या ग्रुप 3 में जब आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। ऐसे ही स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है एस सी एस टी कैटेगरी के लिए, देन ओबीसी के लिए और डिफेंस पर्सनल के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। देन जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में काम कर चुके थे उनके लिए जो भी अपेंडिक्स पूरे करने, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे अ, ये पूरा आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स है वैसे ही नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है सेम। रेसिडेंशियल स्टेटस, एज, लैंड, फाइनेंस, ये सब आपको वहाँ पे पूरा करना होगा। अगर वहाँ पे आप ये सभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हो तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक और है कि डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये सभी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। स्पाउस एज अ को ओनर, मतलब अगर किसी एक इंडिविजुअल ने अगर अप्लाई किया होगा तो उसके स्पाउस को को ओनर ऐसा वो कंसीडर करेंगे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन अगर आप रिटर्न में लिख के देते हो कि वो स्पाउस विलिंगनेस नहीं है उनका पेट्रोल पंप के ओनरशिप के लिए, तो उनका एक रिक्वायरमेंट रिटर्न डिक्लेरेशन देना पड़ता है, वो सबका इंफॉर्मेशन उसमें है। अभी हम लोग देखेंगे कि फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल करनी होगी और किसको करनी होगी। तो यहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने ए साइट और बी साइट के लिए। ए साइट में क्या है कि लैंड वो लैंड जो है उसका डेवलपमेंट एप्लीकेंट को करना पड़ेगा, बी साइट में भी एप्लीकेंट को ही करना पड़ेगा। देन टैंक डिस्पेंसिंग यूनिट और साइनेज ऑटोमेशन, जो भी पेट्रोल पंप के लिए टैंक डिस्पेंसिंग यूनिट्स रखते हैं वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी। बी साइट में भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। लेकिन सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो ए साइट या सी एफ ए साइट के लिए ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करके देगी। इन केस ऑफ बी साइट डीलर को करना होगा। देन जनरेटर और इन्वर्टर, इसका अवेलेबिलिटी करना है तो वो दोनों को भी दोनों साइड में डीलर को ही करना है। कॉम्प्रेसर और विथ इलेक्ट्रिक गेज, ये सभी को, ये सब जो भी रिक्वायरमेंट है ये डीलर को या ओएमसी इन केस ऑफ ए साइट और बी साइट में डीलर को करना पड़ेगा। इन शॉर्ट फॉर्म जो भी ये बी साइट के लिए है, जितना भी रिक्वायरमेंट है राइट फ्रॉम द लैंड टू द ऑपरेशन ऑफ द पेट्रोल पंप, ये सब बी साइट में डीलर को करना पड़ता है। इन केस ऑफ ए या सी एफ ए साइट कुछ चीजें डीलर को करनी है, कुछ चीजें ओएमसी करके दे देगी। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, साइट का स्पेसिफिक कैसे एडिशनल फैसिलिटी आपको देना है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कौन से रखने हैं, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, ये सभी इसमें दिया हुआ है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए बहुत सारे एनओसीज और लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। ये सभी आपको आपको खुद को एप्लीकेंट को ही करके देना होगा। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास पेट्रोल पंप अलॉट होता है तो
लाइसेंस फी आपको पे करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है पेट्रोल के लिए ए साइट और सीसी साइट में 435 रुपये 83 पैसे पर 1000 लीटर आपको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फी के तौर पे देना पड़ेगा। और डीजल के लिए 363.19 रुपीज पर किलो लीटर। सेम बी साइट में पेट्रोल डीजल की फीस थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू ए। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा टू द SC/ST कैटेगरी एप्लीकेंट्स अंडर CFS स्कीम। तो वहाँ पे CFS स्कीम के अंडर कितने परसेंट पे आपको लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ये सभी यहाँ पे लिखे हुआ है। उसके बाद आपको अगर इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड में 18 किलो लीटर का MS और 18 किलो लीटर का HSD मतलब पेट्रोल और डीजल, ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। ये सभी आप अगर एक बार डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ में ये बता रहा हूँ। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट्स को डिसक्वालीफाई कैसे कर सकते हैं। तो डिसक्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे देखिए कि क्या उन्होंने पहले लिखा हुआ है कि ए साइट या सीसी साइट में अगर मल्टीपल डीलरशिप आपके पास है तो वो डिसक्वालीफाई हो सकता है। उसके बाद अगर आपके पास SKO LDO डीलरशिप है, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो वो लोग भी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन के टोटल 10 पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं। ये आप थोड़ा प्लीज चेक कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे जाके। सेम पार्टनरशिप फर्म के लिए भी डिसक्वालिफिकेशन के कुछ रूल्स उन्होंने दिया हुआ है, नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए भी ये सभी इसमें है। कौन कौन से एफिडेविट्स आपको देने हैं उसका भी इंफॉर्मेशन इस ब्रोशर में दिया हुआ है। उसके अलावा आपको क्या एप्लीकेशन फीस देनी है, नॉन रिफंडेबल फीस, एप्लीकेशन फीस फॉर SC/ST कैटेगरी अंडर रेगुलर आरओ। रेगुलर आरओ बोले तो म्यूनसिपल टाउन या नेशनल हाईवे के नज़दीक के जो है उनके लिए 3000, OBC के लिए 5000 और अदर लोकेशन के लिए 10,000। और सेम रूरल आरओज में 2500, 4000 और 8000 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी रहेगी। उसके बाद फिक्स्ड फी रहेगी। जो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिनको ड्रॉ मिल जाएगा उनके लिए अलग से फीस है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो इन केस ऑफ बी साइट में नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 5 लाख रुपया फॉर रूरल आरोज और 15 लाख फॉर रेगुलर आरोज देनी है। और ए साइट और CFA साइट के लिए 10 लाख और 30 लाख का ये बीडिंग अमाउंट है। जो ए साइट के लिए बीड अमाउंट लगेगी, यहाँ पे लकी ड्रॉ नहीं रहेगा, उनको बीडिंग करनी है। तो मिनिमम जो भी बीडिंग अमाउंट रहेगा वो उससे ऊपर ही आपको बीड करनी है, तभी आपको जाके वो पेट्रोल पंप अलॉट हो सकता है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिखा है कि ड्रॉ प्लॉट्स। सो CFA साइट और बी साइट के जो भी एप्लीकेंट्स है उनको ड्रॉप लॉट्स के थ्रू सिलेक्शन होगा। और ए साइट के लिए बिडिंग प्रोसेस रहेगी, जो भी बिडिंग अमाउंट है उससे ऊपर आपको बीड करनी है। अगर उसका आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको। उसके बाद कट ऑफ डेट क्या है आप सभी को जान, इम्पोर्टेंट ये है कि 27 सितंबर 2023 ये कट ऑफ डेट है। उसके पहले ही आपके ये सब पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन भर के पेमेंट करनी है। और जो भी एप्लीकेंट्स पेमेंट कर रहे हैं उनको यहाँ पे पेट्रोल पंप डीलर चयन .in इसी के थ्रू एप्लीकेशन करनी है और पेमेंट भी वहीं से करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे जाके देखेंगे क्या है। अ, ये पूरा सेम जो मैंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं यहाँ पे दिया हुआ है। SC/ST के लिए कौन से एफिडेविट्स या सर्टिफिकेट्स अवेलेबल करने हैं, तो ये पूरे यहाँ पे दिए। SC/ST के लिए अपेंडिक्स 6, SC/ST CC1 के लिए अपेंडिक्स 6, 7 और DGR सर्टिफिकेट। देन अगर आपके पास पेंशन आती है तो पेंशन ऑर्डर। SC/ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए एप्लीकेंट अपेंडिक्स 6, 9A, 9B और 9C ये देनी है। OBC के लिए अपेंडिक्स 7A 7B, OBC CC1 के लिए 7A 7B 8 और DGR सर्टिफिकेट।
देन ओबीसी पीएच के लिए 7A 7B 9A और 9B और 9C। ओपन के लिए CC1 के अंडर अपेंडिक्स 8 और डिजायर सर्टिफिकेट। CC2 के लिए सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर OSP। तो यहाँ पे मैं पूरे नहीं ये पूरे डिटेल में लिखा हुआ है उन्होंने कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट उनको देना है। उसके बाद लैंड इवैल्यूएशन होगा। जब भी आपको आपको ड्रॉ लग जाएगा या बिड आपको मिलेगी, तो आपके लैंड का इवैल्यूएशन करने के लिए उनकी एक टीम आएगी, आरओ से आएगी, जो वो चेक करेगी कि ये जो भी लैंड है वो एडवर्टाइजमेंट एरिया में आता है क्या। उसके बाद जो भी लैंड है वो राइट ऑफ वे से जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ के ही है या नहीं है। देन एनएचएआई की नॉर्म्स पूरे फुलफिल होते हैं कि नहीं वो भी चेक किया जाएगा, और हाई टेंशन लाइन का भी चेक किया जाएगा। लैंड नॉट मीटिंग एनी ऑफ द अबव पैरामीटर्स विल नॉट बी कंसिडर एंड विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे अगर ये चारों पॉइंट्स अगर मीट नहीं करेंगे तो आपका लैंड रिजेक्ट हो सकता है। मिनिमम फ्रंटेज का भी डिटेल वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा, जो 35 बाय 35 मीटर्स है रेगुलर आरओ के लिए, हाईवे के नज़दीक के लिए। अगर आपका लैंड मीट होता है ये सब चीज़ों में, तो फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल्स के लिए आपका लैंड कंसिडर किया जाएगा। जो फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल्स है वो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ही लैंड का कंसिडर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, आपका लैंड सही है तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एप्लीकेंट। जैसे SC ST कैटेगरी का है तो जो भी SC सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, एज प्रूफ है, ये सभी डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है वो चेक करेंगे। उसके अलावा आपके लैंड के कागजात वो भी चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ इश्यू है तो आपको 10 दिन का नहीं, आपको 10 दिन पहले ही वो सब प्राइवेट मेल आया जाएगा कि आपका लैंड के या फील्ड वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ही फील्ड वेरिफिकेशन होगा। अगर ये सब क्राइटेरिया आपका मीट होता है तो आपको नेक्स्ट आएगा लेटर ऑफ इंटेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जिसका भी लैंड सिलेक्ट होता है उसको लेटर ऑफ इंटेंट आएगा थ्रू मेल या मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रेगुलर SC ST कैंडिडेट के लिए 3 लाख है और रूरल के लिए 2 लाख है। सेम बाकी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह में हमने ब्रीफ में देखा है कि पेट्रोल पंप के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।